Now I would request Shri D.S. Mishra, IAS, former Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, and former Chief Secretary, Uttar Pradesh, to deliver the keynote address for the inaugural session. माननीय राज्य मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माननीय नगर विकास मंत्री, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, आज की इस कार्यशाला जो अर्बन बिहार है 2030, रेजिलिएंट, इंक्लूसिव, स्मार्ट एंड सस्टेनेबल, इस विषय पर आयोजित की गई, इसमें भाग ले रहे तमाम सारे सम्मानित साथियों, थोड़े दिन पहले मुझे निखिल सिंह जी का फ़ोन आया कि ऐसी एक कार्यशाला बिहार के बारे में आयोजित करने जा रहे हैं और मैं उसमें कीनोट एड्रेस दूं। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ये हो कहाँ रहा है, तो बताया कि चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना में हो रहा, और ये बिल्कुल IIM के समतुल्य ऐसा इंस्टीट्यूट है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तत्काल कहा कि मैं इसके लिए सहमत हूँ, मैं आऊँगा, क्योंकि इस शहर से मेरा बहुत घनिष्ठ रिश्ता है। यहाँ से मेरी बेस्ट हाफ, मेरी धर्मपत्नी आती हैं, और इस राज्य से मैंने अपने शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग होता है एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, वो मैंने रांची से प्राप्त किया। तो बिहार से मेरा इतना घनिष्ठ संबंध है, मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा, और उसके तहत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट राणा साहब को, निखिल जी को, कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया कि आज मैं आप सबसे रूबरू हूँ और इतने महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये विषय रखा गया बिहार है 2030। तब तो मैंने नहीं कहा आपसे, लेकिन मैं जब इसके बारे में थोड़ा विचार किया तो मुझे लगा बिहार है 2030 यानी अगले 5 साल का आप सोच रहे हो, जबकि अर्बन डेवलपमेंट 5 साल नहीं, एक लंबे तहत सोचना चाहिए। भी आप सिद्धार्थ जी को सुन रहे थे कि कब उन्होंने अर्बन प्लानिंग एक्ट किया, और अभी भी वो कह रहे हैं कि उसका जो अर्बन प्लानिंग एक्ट और उसके बाईलॉज के बारे में भी पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रहा। तो इसका थोड़ा सा टेन्योर लंबा होना चाहिए। और आज के समय तो हमारा पूरा देश, जो भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप, जो उन्होंने 15 अगस्त 2022 को लाल किले के प्राचीर से अपना विज़न बताया कि जो है हमारा देश जब शताब्दी मना रहा होगा आज़ादी का, तो विकसित भारत होगा। तो पूरा देश आज विकसित भारत 2047 के बारे में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा, बहुत कुछ कर रहा है। ऐसे में मुझे लगा कि क्यों नहीं हम विकसित बिहार एट 2047 या विकसित अर्बन बिहार एट 2047 की बात क्यों नहीं करें। हम क्यों 2030 तक अपने आप को रोकें, ताकि जब उस होराइजन में हम बात करेंगे तो निश्चित तौर पे हमें कुछ ऐसे रास्ते मिलेंगे जिसको हम पूरा करके बिहार को एक नया स्वरूप दे सकते हैं। मैंने देखा कि बिहार जो 2011 की जनगणना हुई थी, उसमें अर्बन बिहार में पूरे देश में एक बहुत ही कम अर्बनाइज स्टेट में था, बिल्कुल बॉटम पे नहीं था, लेकिन सबसे कम अर्बनाइज स्टेट्स में एक था, और इसकी पॉपुलेशन केवल 11.8% हुआ करती थी, 11.3% थी, यानी 1.2 करोड़ के आसपास अर्बन पॉपुलेशन होती थी 2011 की जनगणना में। लेकिन अच्छी बात यह है, उस समय केवल 141 हमारी अर्बन लोकल बॉडीज़ होती थी। बट अच्छी बात यह है कि जब 2022 में का अनुमान किया गया, तो 2022 में बिहार की अर्बन पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ से ऊपर हो गई, यानी लगभग 3% का ग्रोथ, एनुअल ग्रोथ बिहार में हो रहा है। और जो 141 अर्बन लोकल बॉडी थी, वो बढ़कर के उनकी संख्या 264 हो गई। 123 और अर्बन लोकल बॉडी जोड़ेगी। मैं राज्य सरकार को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया, और उन्होंने अर्बन जो अर्बनाइजेशन हो रहा है नेचुरल तौर पे,
उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज करके स्टैट्यूटरी अर्बन लोकल बॉडीज बनाई, 123 नई अर्बन लोकल बॉडीज बनाई। फिर मैं सोचा कि आगे क्या होने वाला है, तो इसका एक अनुमान मैंने लगाया, जैसे देश का ग्रोथ हो रहा है, बिहार का ग्रोथ हो रहा है, अर्बन का ग्रोथ हो रहा है, तो मेरे अनुमान के मुताबिक जो मैंने इसके एक्सरसाइज किया कि 2030 में बिहार की अर्बन पॉपुलेशन लगभग 2.75 करोड़ होगी। ये बढ़कर के 2030 में ये 2.75 करोड़ होगी और 2040 में ये पॉपुलेशन बढ़कर के लगभग 4 करोड़ हो जाएगी। जब 2047 की हम बात करेंगे या 2051 की हम बात करेंगे तो ये पॉपुलेशन बढ़कर के लगभग 6 करोड़ हो जाएगी। यानी आज जो बिहार की अर्बन पॉपुलेशन है, जो करीब 2 करोड़ के आसपास है, ये इसकी 3 गुनी पॉपुलेशन 6 करोड़ की पॉपुलेशन 2047 के बाद हो जाएगी। यानी हम दूना इसमें 2 करोड़ से 2 करोड़ 4 करोड़ और जोड़ेंगे, हम लगभग 6 करोड़ हो गए। यानी हमारे पास एक बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा हमारे पास मौका है, बिहार के पास एक मौका है। और जो अनुमान है कि बिहार की जो पॉपुलेशन आज जो लगभग 16% के आसपास है अर्बन पॉपुलेशन, ये बढ़कर के 38% पॉपुलेशन बिहार की अर्बन हो जाएगी बाई 2047-2051। अब ऐसे में, ऐसे तो अभी भी जब अगर आप देखें तो 2011 में भारत की अर्बन पॉपुलेशन 31.2% के आसपास थी। अगर 2047 में ज़्यादा देखें लगभग 48-49% होगी। बिहार तब भी पीछा होगा, नेशनल एवरेज से पीछा होगा। लेकिन बिहार की पॉपुलेशन जिस तेज़ी से बढ़ेगी वो देश की पॉपुलेशन उतनी तेज़ी से, देश की भी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बिहार में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और आप जानते हो कि जो अगर अर्बनाइजेशन होता तो अर्बन एरिया को कहते हैं इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी ये वहाँ के विकास का बहुत बड़ा इंजन देने वाला है। बिहार की जो यहाँ का जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जो यहाँ की जीडीपी, स्टेट जीडीपी में ग्रोथ होगा, बहुत तेज़ी से होगा इस अर्बनाइजेशन के माध्यम से। अगर कोई रोकना भी चाहे तो नहीं रोक सकता, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमेनन है। इसके लिए पुश एंड पुल फैक्टर्स होते हैं, वो तमाम सारे फैक्टर्स बिहार को बहुत तेज़ी से अर्बनाइज करेंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता है। सवाल ये कि हम उसे कैसे करना चाहते हैं। क्या हम चाहते हैं कि 2047 में बिहार का जब 6 करोड़ पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहे तो उसको किस प्रकार की ज़िंदगी हम दे सकते हैं। ऐसा करने के पहले मैं देखना चाहता हूं कि हम बिहार पहले कैसा था, क्योंकि जब भी कोई काम आप सोचते हो तो सोचने के पहले आप देखिए कि हम अपने जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 15 अगस्त 2022 को लाल किले प्राचीर से उन्होंने विकसित भारत की बात की तो उन्होंने पंच प्रण की बात की, और उसका एक प्रण था कि अपने विरासत के ऊपर आप गर्व करो। वो हमारी क्या इतिहास है, क्या हमारी विरासत है। तो अगर बिहार इस बात को समझेगा तो आने वाले विकसित जो अर्बन बिहार बनाएगा उसके लिए बहुत बड़ी मजबूत नींव बना देगा। अगर हम पास्ट में जाकर के देखते हैं तो हमें सबसे पहले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत में आप देखते हो, जिसमें मोहनजोदड़ो के बारे में, हड़प्पा के बारे में, ये तो नहीं देख पाए लेकिन लोथल मैंने देखा है। किस प्रकार से हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन कितना अर्बनाइज था। अगर वहाँ की सड़कों को देखें, वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को देखें, वहाँ के मार्केट प्लेस को देखें, कितना अर्बनाइज था। लेकिन भारत में जो दूसरा अर्बनाइजेशन का मूवमेंट हुआ, जो सेकेंड मूवमेंट ऑफ अर्बनाइजेशन अगर कहते हैं, वो बिहार की धरती पर हुआ। क्या आपको मालूम है कि पाटलिपुत्र जिसमें सम्राट अशोक, जो कि दुनिया के एक बहुत बड़े, अशोका द ग्रेट जिसको कहते हैं, सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र की जनसंख्या लगभग आधे मिलियन से ज़्यादा थी। 5 लाख से ज़्यादा आबादी पाटलिपुत्र की थी। और उस समय वो दुनिया के जितने भी शहर हैं, मैंने इसके रिसर्च किया, दुनिया के, यहाँ तक कि रोम, जिसके बारे में रोमन एम्पायर की बात आप करते हैं, 3rd BC में बात करते हैं, तो रोमन एम्पायर का रोम भी की पॉपुलेशन उसमें 3 लाख की पॉपुलेशन हुआ करती थी, जब पाटलिपुत्र की पॉपुलेशन 5 से 6 लाख की हुआ करती थी। जो सेकंड अर्बनाइजेशन का मूवमेंट था हमारे देश में, वो इसी धरती से, बिहार की धरती से हुआ। क्या आपको मालूम है कि वैशाली का शहर, जो कि रिपब्लिक के लिए जाना जाता है, हमारे देश के रिपब्लिक के लिए जिसकी धरती जहाँ पर जन्म पैदा हुआ, वैशाली हमारे बिहार से आती है। क्या आपको मालूम है कि बिहार में इतने सारी जो है डेवलपमेंट के, जो राजगीर है, इतना महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। यहाँ पे चंपा, भागलपुर के पास में जो अंग देश की राजधानी हुआ करती थी चंपा, वो कितना महत्वपूर्ण देश हुआ करता था, कितना शहर हुआ करता था। और जब इन शहरों की बात करें तो उन शहरों की, चाहे नगर की जो है सड़कों के बारे में हो,
नगर की पानी की व्यवस्था भी बात कर रहे थे, आप पानी की व्यवस्था की बात कर रहे हो, नगर की ड्रेनेज व्यवस्था के बारे में आप बात कर रहे हो, नगर की मार्केट्स की आप अगर बात करो, यहाँ की ट्रेड के बारे में बात कर रहे हो, बिहार इन सारी चीज़ों में काफ़ी आगे हुआ करता था। बिहार में अगर आप देखो तो यहाँ पे जैन धर्म का, अभी हमें बात कर रहे थे, आप में से कोई एक हमारे साथी बात कर रहे थे, जैन धर्म के इतने सारे महत्वपूर्ण स्थान बिहार में है, बौद्ध धर्म के इतने सारे महत्वपूर्ण स्थान बिहार में है, हिंदू धर्म के इतने सारे महत्वपूर्ण स्थान वो बिहार में है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज का सेंटर हुआ करता था, पूरे देश भर से नहीं, दुनिया के लोग यहाँ पे आते थे। ये यहाँ पे शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता। जब लोग शिक्षा के बारे में सोचते नहीं थे, शिक्षा के बारे में यहाँ पे नालंदा और विक्रमशिला इतना महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। उस जमाने में गंगा के ऊपर, आज हम बात कर रहे हैं नेशनल वाटरवेज की बात कर रहे हैं, गंगा के ऊपर इतना बड़ा ट्रेड का बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था। तो बिहार वो था जो कि दुनिया को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ देखता था। लेकिन फिर ऐसा कैसे हुआ, जो मैथिली शरण गुप्त लिखते थे, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे आगे, आओ मिले। आज बेचारे हम ये सब भी, जो उन्हें मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि हम वो थे जो कि दुनिया के सबसे बड़े शहर हुआ करते थे, आज हम कहाँ पहुँच गए, क्यों पहुँच गए। इसको अगर विचार करें तो बिहार के लोग फिर से दोबारा अगर स्थापित करें, तो इसमें बिहार की अर्बन आबादी 6 करोड़ की होगी, तो ये हमारा जो एक अर्बनाइजेशन का ट्रेंड चला हुआ, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर देगा। जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो हमारी जो सबसे डिफिकल्ट चीज़ हो उसी में अवसर ढूंढो, और वो अवसर हो सकता है जब आप अर्बनाइजेशन करेंगे। आप, मैंने कहा कि ये दुनिया का ये एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड ओवर एक्सपीरियंस है। अगर कोई देश आगे बढ़ा है, अगर उसकी इकोनॉमिक, अगर उसकी अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से बढ़ी है, तो वो अर्बनाइजेशन के माध्यम से बढ़ी है, उसका ग्रोथ हुआ है। तो बिहार का भी वही रास्ता अपनाना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली जो बिहार की, अगर आप 2011 की जनसंख्या देखो, तो बिहार की जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी लगभग 1100 से ऊपर थी। मैंने एक अनुमान देखा 2022 के आसपास, अनुमान क्या था, 1400 के आसपास थी। ऐसे समय में हमारे देश की आबादी की जो घनत्व था वो लगभग 350-370 के आसपास था। यानी बिहार की आबादी का घनत्व जो है 3 गुना से ज़्यादा था। तो ये पॉपुलेशन सस्टेन नहीं कर सकती उस, वहाँ पे जो हमारी एग्रीकल्चर या वहाँ पे जो सारी चीज़ें, वो उनको एक उनकी लिविंग स्टैंडर्ड, जो उनको ज़िंदगी को, जीवन को बेहतर बनाने का, वो नहीं सस्टेन कर सकती है। ऑब्वियसली एक कुछ फैक्टर है जो कि गाँव से निकल के लोग शहरों में आएंगे। बिहार से बहुत लोग छोड़ करके बिहार के बाहर तमाम सारे राज्यों में चले गए, बिहार में नहीं आए। लेकिन आज बिहार में एक नया चीज़ देखने को मिल रहा है। आज बिहार में आपको ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का लगभग 350 किलोमीटर से ऊपर, उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। यहाँ पे बिहार में आज अमृतसर से लेकर के कलकत्ता का जो हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, उस कॉरिडोर के कई सारे 4 नोड यहाँ पे, चाहे गया में हो, चाहे पटना नालंदा का हो, चाहे बेगूसराय का हो, चाहे बरौनी का हो, इतने सारे यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहे हैं। आज बिहार में, आज अभी बहुत जल्दी पूर्णिया का एयरपोर्ट बनने वाला है, चालू होने वाला है, वहाँ पे दरभंगा का एयरपोर्ट चालू हो रहा है, पटना का नया एयरपोर्ट बन रहा है। ऐसे तमाम सारे ट्रांसपोर्ट की व्यवस्थाएँ यहाँ पे हो रही हैं। आज बिहार में इतनी सारी, जो नेशनल वाटरवेज की बात है, पूरा गंगा का नेशनल वाटरवेज का इतनी सारे विकास हो रहे हैं। बहुत सारे, आज ही मैं देख रहा था कि कितने सारे यहाँ पे बिहार में लगभग 40,000 करोड़ से ऊपर जो है एक्सप्रेसवेज या उसको फास्ट कॉरिडोर बनाने के बारे में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट बिहार में हो रहा है। ये सब कुछ कहाँ इंगित करता है? ये सारा का सारा इंगित करता है कि जो नया ट्रेंड है अर्बनाइजेशन का, जो बिहार की आर्थिक प्रगति होने वाली है, उस आर्थिक प्रगति में आपको अर्बनाइजेशन मस्ट है। केवल सवाल ये कि हमें सोचना है कि अर्बनाइजेशन कैसा हो। अर्बनाइजेशन अगर होता है तो अर्बनाइजेशन के बारे में लोगों का एक्सपीरियंस है कि लोग, एक स्प्रॉल होता है, वहाँ पे अनऑथराइज डेवलपमेंट होता है, अनप्लान डेवलपमेंट होता है। जिस बात की एक कसक हम सिद्धार्थ जी की बात से मैं सुन रहा था मैं, तो अगर अनप्लान डेवलपमेंट होगा, स्लम डेवलपमेंट होगा, तो वो तो अर्बन एरिया नहीं होगा, फिर लोगों को ज़िंदगी में जूझना पड़ेगा। अर्बन एरिया में लोग आते क्यों हैं? इसलिए नहीं आते कि उन्हें पोल्यूटेड उन्हें रहने को मिले, वहाँ पे एयर की क्वालिटी ख़राब हो, वहाँ वाटर की क्वालिटी ख़राब हो, वहाँ पे सड़कों पे कंजेशन हो, वहाँ पे सड़कों पे लोगों को जो है समय बहुत ज़्यादा गुजारना पड़ रहा हो, उनको काम करने का मौका नहीं मिला, इसलिए लोग बिहार नहीं आते। वहाँ लोग आते हैं, शहर में आते हैं, ताकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सिनर्जाइज करते हैं, ताकि लोगों को ऐसा अवसर मिले, चाहे वो शिक्षा के बारे में हो, चाहे स्वास्थ्य के बारे में हो, चाहे व्यवसाय के बारे में हो, चाहे नौकरी के अवसर के बारे में हो,
चाहे किसी भी क्षेत्र में क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए तमाम सारे लोग बड़ी बड़ी आकांक्षाएं, बड़ी बड़ी चीज़ों को सोच करके आते हैं। मुझे बहुत लंबा अनुभव मिला भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी के उस सोच को, जो उनका एक भारत के बारे में एक नई सोच थी। उन्होंने इस पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक नई अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा। अगर आप देखो कि पिछले 11 साल में इतना बड़ा अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो कि लोग पहले कहते थे, अगर जैसे मैं खुद गांव का रहने वाला हूँ, गांव में पैदा हुआ, गांव में इनिशियल मेरी पढ़ाई गांव में ही हुई, लेकिन वहाँ से निकल कर मैं रांची सीधा गांव से निकल कर रांची भारत सरकार का बच्चा बन करके भारत सरकार की स्कॉलरशिप लेकर के मैं रांची पहुँच गया पढ़ने के लिए। लोग संकोच करते थे कि हम शहर के रहने वाले, लोग ये मानते थे, इट वॉज ए प्राउड कि हम तो गांव के ही हैं। लेकिन आज भी उसके सोच में परिवर्तन हुआ और अर्बन के बारे में जो अर्बन मिशंस, इतने सारे अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अर्बन मिशन, चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो स्मार्ट सिटी मिशन हो, चाहे वो अर्बन लाइवलीहुड मिशन हो, चाहे अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुवेनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के बारे में, मेट्रो का पूरे देश में आज 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मेट्रो में हर दिन चलते हैं। आज 1000 किलोमीटर से ज़्यादा मेट्रो जो है पूरे देश में चल रही है और लगभग 900 किलोमीटर से ज़्यादा मेट्रो के ऊपर काम चल रहा है। आज हमारे देश में RRTS, ये सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन केवल पिछले 11 साल में हुआ है। नहीं तो अर्बन के बारे में हम बहुत एक छोटा सा हमने कोशिश बड़ी एडहॉक अप्रोच में JNNURM के माध्यम से 2004 में हमने शुरू किया था, लेकिन उसके रिजल्ट जैसे एडहॉक वो था उसी प्रकार से एडहॉक उसके रिजल्ट भी हो रहे थे। 2014 के बाद से पहले बार एक इंटीग्रेटेड तरीके से सोचने का तरीका माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया और उसका नतीजा आज आपको सबको देखने को मिल रहा है। आज स्वच्छ भारत मिशन 2.0 आ गया है, आज अमृत 2.0 आ गया, आज प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 आ गया है। ये जो कई सारी नई चीज़ें, आज जो हमारा जो स्ट्रीट वेंडर है, वो स्ट्रीट वेंडर के लिए PM स्वनिधि के माध्यम से उसकी ज़िंदगी सुधारने का पहले बार कार्यक्रम हुआ। पहले बार कोविड के दौरान एक अफोर्डेबल आपका हाउसिंग, रेंटल हाउसिंग, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग का प्रोग्राम, जो कि आज चौथा वर्टिकल बन गया PMAY का। मुझे इस बात का गर्व है, जिसको कोविड के बाद लाने का मुझे मौका मिला और ऐसा पहले बार सोचने का मौका मिला जिससे लोगों की ज़िंदगी सुधर सके, लोग बेहतर क्वालिटी में, एक इंक्लूसिव इंडिया जिसकी सोच, अगेन पंचप्रण का चौथा प्रण जो है इंक्लूसिव इंडिया का प्रण है, वो चौथे प्रण के बारे में इंक्लूसिव इंडिया के लिए हर एक को एक अच्छा मकान मिलना चाहिए, एक ऐसा अवसर मिलना चाहिए जिससे भगवान ने उसको जो क्षमता दे रखी है उस क्षमता को बेहतर से बेहतर कर सके। तो ये एक मौका है जो कि हम लोग अर्बनाइजेशन के माध्यम से कर सकते हैं। अब अगर करने के लिए आज बहुत सारा मौका है बिहार के लिए। आपने कहा कि इसमें बिहार में हमको क्या कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आज जितने भी भारत सरकार के मिशंस हैं, वो सारे के सारे मिशंस, जो प्रधानमंत्री जी का अप्रोच है कि सारे के सारे मिशंस हमको सेचुरेशन मोड में काम कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन सेचुरेशन मोड में काम कर रहे हैं। और आपके लिए तो जो सबसे बड़ा अवसर, जो मैं कहता हूँ बिहार के लिए सबसे बड़ा अवसर है, जो आदमी सबसे लोएस्ट लेवल पे रहता है उसको सब कुछ कर सकता है। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, जो ऑलरेडी जब आप अगर आपको क्लास में सोचिए कि क्लास में अगर किसी बच्चे का 90 नंबर आ रहा तो उसको 95 नंबर लाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ऊपर पहुँच चुका है। और जिसका जो 30, 35, 40 के आसपास नंबर है, उसको तो जंप बाय लिप्स एंड बाउंड्स, वो बहुत तेज़ी से वो आगे बढ़ सकता है। तो बिहार के लिए इतना बड़ा अवसर है, जब अगर सारी की सारी चीज़ें अगर सेचुरेशन मोड में काम कर रही हैं, तो सेचुरेशन मोड का पूरा लाभ लेके बिहार को हर एक मिशंस के माध्यम से इसको आगे बढ़ना चाहिए। आज बिहार को अर्बन प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण है और अर्बन प्लानिंग के बारे में नई लोकल एरिया प्लान एंड टाउन प्लानिंग स्कीम, ये मुझे मौका मिला और सेप्ट के माध्यम से नए कॉन्सेप्ट्स इन अर्बन प्लानिंग ये डेवलप किया और हर राज्य को हमने ट्रेन करने की कोशिश की। पूरा अर्बन प्लानर, आपको नए अर्बन प्लानर्स लाने की जरूरत है। और अगर अर्बन प्लानर नहीं ला सकते तो 15 फाइनेंस कमीशन में एक शेयर्ड सर्विसेज की बात की गई कि आप ऐसे बना सकते हैं जिसके माध्यम से वहाँ से लोगों को उनकी अर्बन प्लानिंग की उनको मौका मिले, जो नए शहर बने वो पूरे प्लान शहर बने और उनका मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, उनको निगरानी भी आप रख सकते हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी आप शेयर्ड सर्विसेज के माध्यम से करा। ये सारा चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है, केवल बिहार को उसको लेने की बात है कि उसको कैसे हम लोग ले सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है, बिहार के पास अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको जो है, जो हमारा अभी बात कर रहे थे नेशनल अर्बन डेवलपमेंट मिशन, नेशनल डिजिटल मिशन,
अर्बन डिजिटल मिशन की बात कर रहे थे, ये भी मुझे करने का मुझे गौरव मिला एज ए सेक्रेटरी। मैंने इसको सोचा देश को कि क्यों नहीं हम लोग एक लाइन में लाएं, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे वो गया का अर्बन एरिया हो, चाहे वो तमिलनाडु का हो, चाहे केरला को, सबका तो एक ही जैसी रिक्वायरमेंट है, हम लोग क्यों नहीं ला सकते। तो नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन जो है उसको क्या हमसे अलाइन कर सकते हैं, स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है ना हमारे। अगर आप जाकर के देखो कि दुनिया में अगर टॉप लेवल पे आप चाहे गूगल को ले लो, माइक्रोसॉफ्ट को ले लो, वहाँ पे काम करने वाले बहुत सारे बिहार के लोग मिलेंगे, बड़ी सारी संख्या में बिहार के लोग जो यहाँ से निकले वो जाकर के एक से एक वहाँ पे, चाहे दिल्ली में हो, चाहे चेन्नई में हो, चाहे बेंगलोर में हो, चाहे वो यूएस में हो, जर्मनी में हो, वहाँ पे बिहार के लोग बैठे हुए। अगर एक बार उनको यहाँ पे मौका मिले तो वो कितना सारा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इस अवसर को हमें खोने नहीं देना है। अगर आप ये सोचो तो आज बिहार में सीता माता का बहुत बड़ा, सीतामढ़ी में इतना बड़ा पुनौरा धाम में काम कर रहा है, इतनी सारी यहाँ पे जो है। मैं उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव रहा और मुख्य सचिव के रूप में मैंने देखा, देखिए बिहार अयोध्या का जो एक डेवलपमेंट किया गया, भगवान राम वहाँ पे आए और आप देखिए अयोध्या में करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ पे आने लगे। कितनी बड़ी वहाँ की, न केवल अयोध्या की बल्कि अयोध्या के आसपास की पूरी अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा इजाफा हुआ और कितना आगे इजाफा होने वाला है। बिहार में तो इतने सारे मौके हैं और वो सारे के सारे शहरों के तौर पे उसको आगे बढ़ने का मौका होगा। बिहार एक इतना सारा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर का एक हब है, इतनी सारी, क्योंकि अगर अर्बनाइजेशन होगा तो अर्बनाइजेशन के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन या उसके लिए हमें सर्विस इकोनॉमी को भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। जब तक कि हम उसको, अपनी इकोनॉमी को केवल हम लोगों की ज़िंदगी को सुधार न करें बल्कि उनको ऐसे अवसर क्रिएट करें जिस अवसर के माध्यम से वो वहाँ पे रहें और उसको आगे बढ़ें। तो क्या हम ये सब कुछ करने के लिए, इतनी सारी यहाँ पे मौके हैं बिहार में करने के लिए जिसको हम लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। आज जो टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने जब पढ़ा, मुझे यहाँ से मैंने अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन से मैंने नोट मंगाया कि क्या क्या बिहार में आजकल हो रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे लगभग 29 लाख का टारगेट था टोटल अर्बन वाटर कनेक्शन के लिए, और उसमें करीब 25 लाख कनेक्शन, 85% कनेक्शंस कर दिए गए। मेरे ध्यान में आया कि अगर ये तो कनेक्शंस कर दिए गए, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए बिहार सरकार को बहुत बहुत बधाई है। लेकिन साथ ही में एक नया विजन प्रधानमंत्री जी से हमें मिला और इसको हमने इम्प्लीमेंट करने का मुझे सौभाग्य मिला। पहला शहर पुरी में 24/7 एंड ड्रिंक फ्रॉम टैप, माने 24/7 आप जब चाहे पानी का टैप खोलिए और उसको पानी आपको मिलेगा, और जिस किसी टैप को खोलिए उसको पानी को आप पी सकते हैं, इस क्वालिटी का पानी है। यानी आपकी लर्निंग है कि आप न केवल पानी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, नहीं तो हमारे देश में स्थिति थी कि शहरों में रिक्वायरमेंट है केवल 130 लीटर पर हेड की पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। 400 लीटर, मैं शहर बताऊंगा, 400 लीटर 450 लीटर उपलब्ध था, लेकिन वो पानी दे रहे थे 4 घंटा सवेरे और 4 घंटा शाम को। और अगर आप ड्रिंक फ्रॉम टैप एंड 24/7 अगर कर देते तो केवल 80-90 लीटर की रिक्वायरमेंट रह जाती है। उसका नतीजा क्या हुआ, आप सोचिए कितना स्मार्ट थिंकिंग है। अगर आप 400 लीटर की जगह 90 लीटर अगर आपको या 80 लीटर आपको पर हेड करना हो तो कितना कम पानी आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी उतनी आपकी एनर्जी बच जाएगी। कितना कम पानी आपको ले जाना पड़ेगा पाइपलाइन में, उतनी एनर्जी बच जाएगी। आपको इतने सारे ऊपर जो काले काले जो बड़े बड़े डब्बे होते हैं जिसके अंदर पानी इकट्ठा कर, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने सारे वाटर बोतल जो होता है उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये इतना सारा टेक्नोलॉजी से इतना सारा परिवर्तन हो सकता है, केवल टेक्नोलॉजी का एक लेयर लगाना है। जब मैं मुख्य सचिव था उसको, ये तो हमने भारत में जो हमारा अमृत 2.0 लगाया उसमें 24/7 एंड ड्रिंक फ्रॉम टैप, उसको एक सब मिशन के तौर पे ऐड कर दिया इसको करने के लिए। और एज ए मुख्य सचिव इसको मैंने न केवल अयोध्या शहर को 100% 24/7 एंड ड्रिंक फ्रॉम टैप करेंगे, बल्कि हमारे जितने कैवाल सिटीज है सबके मेन एरिया को हमने कहा कि इसको करेंगे। आज देश में ज़रूरत है और बिहार को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप उस लेवल पे अगर आप करेंगे यही हमारी आदत बन जाएगी। जो बिहार में 4 स्मार्ट सिटी थे, आपका पटना स्मार्ट सिटी था, भागलपुर स्मार्ट सिटी था, आपका बिहार शरीफ था और मुजफ्फरपुर था। ये जो 5 आपके स्मार्ट सिटी हैं, मुजफ्फरपुर, ये जो 4 आपके स्मार्ट सिटी हैं, उससे कितनी आपकी लर्निंग हुई है, कैसे सिटीजन्स इंगेजमेंट आपने किया है, कैसे आपने टेक्नोलॉजी का एक नया लेयर लाया, कैसे आपने ICCC के माध्यम से बहुत सारे ह्यूमन फैसिलिटेशन आपने किया। एक प्रकार से शहर का ब्रेन एंड आपने नर्वस सिस्टम बना दिया। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि ICCC एज ए सर्विस, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको 100 करोड़ खर्च करने की ज़रूरत है, बल्कि ICCC एज ए सर्विस आप इसको लागू कर सकते हैं, जिससे बहुत थोड़े खर्च में
आप शहर का चाहे सैनिटेशन हो, चाहे वाटर हो, चाहे ड्रेनेज हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, हेल्थ सिस्टम, बहुत सारा चीज़ आप इसको कर सकते हैं। ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है टेक्नोलॉजी के माध्यम से करने के लिए। आज मौका हमारे पास हाउसिंग में 2.0 में 100% यूनिवर्सलाइजेशन हो रहा है। आप क्यों नहीं करने जा रहे? बहुत चीज़ें कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल दिया जा रहा था, आई थिंक सिद्धार्थ जी ने एग्जाम्पल दिया या किसी ने एग्जाम्पल दिया कि कैसे डक्ट के माध्यम से स्मार्ट रोड आप बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। और ये हमारा बिहार के जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, मैं कहूँगा कि आप नया गाइडलाइन लाइए कि जब भी आप नई सड़क बनाएंगे, क्योंकि नए शहर आप बनाने जा रहे हैं, जब सड़क बनाएंगे तो स्मार्ट रोड बनाएंगे। आप जो नया पावर सिस्टम बनाएंगे, स्मार्ट पावर सिस्टम बनाएंगे। आप एजुकेशन बनाएंगे, स्मार्ट एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे। आप हर एक चीज़ को स्मार्ट बनाएंगे, और स्मार्ट ही नहीं, सस्टेनेबल बनाएंगे और रिजिलियंट बनाएंगे। तो आपकी जो लर्निंग है, उस लर्निंग को आप आगे के लिए ट्रांसलेट करेंगे कि कैसे हम आने वाले समय में इसको एक नया रूप देने वाले। आपने अर्बन ट्रांसपोर्ट, जब हम लोग स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में पब्लिक इंगेजमेंट कर रहे थे, जो सबसे बड़ी समस्या, अगर आप इसको जाकर के पढ़िए, हमारे मिनिस्टर महुआ के वेबसाइट पे जाकर पढ़िए, सबसे बड़ी समस्या सिटीजन्स ने बताई थी, ट्रांसपोर्ट वाज द लार्जेस्ट प्रॉब्लम, बिगेस्ट प्रॉब्लम। सबसे ज़्यादा लोगों ने कहा कि ट्रांसपोर्ट, क्योंकि उनको शहर में जाने में उन्हें सिटीजन्स को कंजेशन फील करता है, पोल्यूशन उसको होता है, उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होता है। और सिटीज़ आर नॉट मेंट फॉर द मेयर, सिटीज़ आर नॉट मेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर, दे आर मेंट फॉर द पीपल। एक बड़ा अच्छा जो येन गेल है, ही इज़ ए अर्बन प्लानर फ्रॉम डेनमार्क। मुझे मौका मिला उनके साथ 2-2.5 घंटे उनके घर पे गुजारने का, जब मैं डेनमार्क गया था। ही हैज़ रिटन ए बुक, सिटीज़ आर फॉर द पीपल। तो जो लोगों को सहूलियत है, और उसमें लोगों को लगा कि हमको ट्रांसपोर्ट की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ है, उसको करने के लिए आज मेट्रो सिस्टम पटना में थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन जिस दिन ये 32 किलोमीटर की मेट्रो बनेगी, पटना वालों का कितना एक नया सोच हो जाएगा, इस शहर के बारे में सोच बदल जाएगी। लेकिन केवल मेट्रो ही सोल्यूशन नहीं है। आज PM ई बस सेवा के माध्यम से, महुआ के माध्यम से इलेक्ट्रिक बसेस के बारे में बहुत सारी फैसिलिटेशन हो रहा है। बहुत सारे और मॉडल हैं जिसको ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल, जो कि स्मार्ट सिटी में एक लर्निंग आई, आप उसको लागू कर सकते हैं। आप लोगों को, हमारे यूथ को, हमारे विमेन को एम्पावर कर सकते हैं। मुझे खुशी हुई कि आपका पिंक सिटी, एक बिहार ने इसको चालू किया, कैसे लेडीज़ को आप उनको पिंक सिटी बस के माध्यम से उन्हें आप सेफ्टी सिक्योरिटी देंगे। आप बहुत कुछ चीज़ें सोच करके कर सकते हैं, क्योंकि ये अवसर है, ये समय है, पैसे की कमी नहीं है। लेट मी टेल यू, राज्य सरकार में अपने प्रदेश का मैं प्रमुख सचिव अर्बन भी रहा हूँ, प्रदेश में मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर भी रहा हूँ, प्रदेश में मैं अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का कानपुर जो सबसे बड़ा डेवलपर है उसका मैं वाइस चेयरमैन भी रहा हूँ, और भारत सरकार में लगभग 7.5 साल मुझे काम करने का मौका लगा। आई नेवर फेल्ट मनी वॉज ए प्रॉब्लम, मनी इज़ नेवर ए प्रॉब्लम। पैसे तो अफरात है, और इस समय जो माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से देश में इस सेक्टर में बहुत पैसा न केवल भारत सरकार दे रही है, राज्य सरकार दे रही है, बल्कि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के लोग इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, PPP में आने को तैयार हैं। बहुत सारे मॉडल्स आज यहाँ पे रेडी हैं जो कि आपको एक परिवर्तन ला सकते हैं। ज़रूरत है केवल कमिटमेंट की, ज़रूरत है केवल इम्प्लीमेंटेशन की, ज़रूरत है कि हमको एक लंबी सोच की, एक बड़ा सोच, क्योंकि हम आने वाले समय में अपने लोगों को, जब हमारा देश विकसित भारत बनेगा 2047 में, तो क्या बिहार भी विकसित तो बिहार बनेगा? जब हमारा देश बनेगा विकसित भारत 2047, क्या बिहार का हर अर्बन एरिया विकसित बनेगा? और बिल्कुल बनेगा, अगर बिहार के लोग एक बार सोच लें कि हमें अपने प्रदेश को विकसित बनाना है, तो फिर मॉडल्स आर अवेलेबल, वेज एंड मीन्स आर अवेलेबल, यू जस्ट हैव टू डिसाइड एंड स्टिक टू इट। अगर आप उसके ऊपर स्टिक करेंगे, एक थोड़े समय में उसको सस्टेन करेंगे, तो मुझे इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि बिहार किसी ज़माने में बहुत उत्कर्ष पे था, बहुत ऊपर था, और उसके प्रमाण अगर आप देखना चाहें तो यहाँ का म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम में जाकर के आप देख सकते हैं कि बिहार कैसा था उस समय जब हम सब नहीं थे। ये तो मैं समझता हूँ कि 12th सेंचुरी ऑनवर्ड, जब मैंने तमाम सारे यहाँ पे आक्रमण हुए और यहाँ पे जो बाहर के लोग आना चालू हुए, और उसके बाद बिहार गिरना चालू हुआ, तो वहाँ पे पहुँच गया। लेकिन एक बार फिर आज देश में एक नई सोच विकसित हुई है, एक देश समर्थ, सशक्त और स्वस्थ देश बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, एक विकसित देश बनने के लिए आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर देश बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में बिहार भी एक विकसित बिहार बनेगा, एक विकसित आत्मनिर्भर बिहार बनेगा, और उसको करने के लिए जो उसको ताकत मिलेगी, वो ताकत उसको अर्बन एरिया से मिलनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसके साथ
बहुत सारा आज का पूरे दिन भर का जो आज जो डिस्कशन होगा, मैं उसके लिए राणा जी को और निखिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर सोचा, उसको बात करने जा रहे हैं। मैं यही आप सबसे कहूँगा, जो आने वाले जो सेशंस होंगे वहाँ पे बिहार एट 2030 की जगह बिहार एट 2047 की बात करिए और विकसित बिहार एट 2047 की बात करिए, क्योंकि एक बार आपने सोच लिया तो जो मैंने सीखा प्रधानमंत्री जी से कि जो सिद्धि आती है वो संकल्प से आती है। तो संकल्प हमारा है विकसित शहरी बिहार 2047, विकसित शहरी बिहार 2047, ये हमारा संकल्प है। और संकल्प है तो सिद्धि अपने आप लाएगा, क्योंकि वो उसके बाद जो इतना सारा यूथ यहाँ पे जो यहाँ से लोग निकल रहे हैं या बहुत जगह से निकल रहे हैं, वो सारे के साथ उसके जुड़ करके उसको आगे बढ़ाएंगे। एक बार इस पूरी सिंपोजियम के सक्सेस के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और राणा जी को और आपके संस्थान को मुझे यहाँ मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. Your reflections have truly added depth to today's discussion. We now move on to the next part of the inaugural session with a special address by Shri Jibesh Kumar, Honorable Minister, Urban Development and Housing Department, Government of Bihar. Welcome, sir. बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस संगोष्ठी में उपस्थित भारत सरकार के लोकप्रिय मंत्री माननीय श्री तोखन साहू जी, हमारे बिहार के डेवलपमेंट कमिश्नर और अर्बन डिपार्टमेंट में लंबे समय तक काम किए हुए श्रीमान डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, और अभी हमसे पूर्व के वक्ता जिन्होंने एक बड़ी टास्क बिहार को दिया है, और आप जो यहाँ से पढ़ाई करके बाहर निकलेंगे और संगोष्ठी का जो उद्देश्य है, हम समझते हैं कि श्री DS मिश्रा जी ने इस संगोष्ठी के उद्देश्य को भी ठीक तरीके से रखने का काम किया है। बिना आपके सहयोग के जो शहरी डेवलपमेंट जो 2047 का लक्ष्य है उसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं। नए विजन के साथ, नए तरीके के साथ उसको पूरा करने के लिए जो टास्क आपने दिया है, कहीं कहीं थोड़ी कठोरता भी आपने सरल शब्दों में बरती है और कहीं डेटा के साथ पूरी बात रखने का बड़ा सरल प्रयास किया है, और साथ ही साथ अपने अनुभव के आधार पर भी जो आपने उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के लिए जो सेवा किया है उसको भी सटीक तरीके से रखने का हम सभी लोगों के समक्ष प्रयास किया है। मैं स्वयं इसके पूर्व के जितने वक्ता थे जिन्होंने कुछ भी बोला है, तो एक शिक्षु के नाते मैं उनको नोट कर रहा था, लिख रहा था, और आने वाले दिनों में बिहार को क्या मिल सकता है इन चीज़ों से, इस संगोष्ठी का लाभ बिहार को कैसे मिले, मैं इसकी चिंता और चिंतन दोनों बैठकर कर रहा था। वैसे बहरहाल यहाँ उपस्थित श्री अलक नारायण शर्मा जी, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, श्री संजय कुमार सिंह जी, श्री आनंद अय्यर जी, आनंद अय्यर साहब ने भी बहुत विस्तार पूर्वक चीज़ों को रखा, कुछ डेटा के माध्यम से हम उसको देख रहे थे, श्री कुमुद कुमार जी, जिनके कारण मैं आज यहाँ आकर के खड़ा हूँ। कुमुद जी, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हम लोग तो अब चुनावी समर में कूद चुके हैं और इस समय कहीं समय देना बड़ा भारी लगता है सिवा जनता के, कि कुछ त्रुटि हुई हो 5 साल में तो उसी अदालत में खड़े होकर ठीक करेंगे, और इस अदालत से तो कितनी आवाज़ वहाँ पहुँचेगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, राणा जी का धन्यवाद करता हूँ, और फैकल्टी, स्टूडेंट, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण सभी का आज के इस संगोष्ठी में अभिनंदन भी करता हूँ, और नगर विकास व आवास विभाग की तरफ से आपका अभिनंदन वंदन करता हूँ, अपने सरकार की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ। मैं पूरी बात को यहाँ सुन रहा था। 2005 को अगर आप देखेंगे तो 2005 तक आप 11 भले ले रहे हैं डेटा के आधार पर, चूँकि जनगणना 11 में हुई, लेकिन 2005 तक जो अर्बन आबादी थी वो यहाँ 10% के आसपास थी। 11 में 11.3% अर्बन आबादी थी,
और मैं तो धन्यवाद इस सरकार को देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व को देता हूं कि पहली बार बिहार में अर्बन भी कोई चीज़ होता है जिसको सोचने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे यहाँ, और उनके नेतृत्व में हम लोगों ने अर्बन आबादी बढ़ाने का काम किया तेज़ी के साथ। और आज लगभग 18% जो नए यूएलबी हमने जोड़ा है, 123 यूएलबी नया हम लोगों ने 21 में जोड़ने का काम किया है। और हम अभी भी सर्वे कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कई बड़ी आबादी जो अर्बन के स्ट्रक्चर में है लेकिन ग्रामीण का ही आज भी उस पर ठप्पा लगा हुआ है। उन सब को हम यूएलबी में, अर्बन लोकल बॉडी में हम तब्दील करने वाले हैं। और आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने जो बोला कि 30 तक हम जो 27% पहुँचेंगे, मिश्रा साहब हम 3% आगे अपना लक्ष्य रख रहे हैं। हम 2030 में इसको 30% पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर के बिहार में इस समय हम काम कर रहे हैं। और पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी प्रकार की कोई कमी हम नहीं करेंगे। ये सच है कि बिहार पूर्व में बहुत विकसित रहा है। अगर 12वीं 13वीं सदी आप चले गए तो निश्चित रूप से एक कॉन्सेप्ट जो था बिहार का उस समय वो विकसित था, डेवलप था। धीरे धीरे कालखंड में मुगल आए, अंग्रेज़ आए और हमारी व्यवस्था तहस नहस हुई। हम अपनी व्यवस्था को बनाकर नहीं रख पाए। एक अलग संस्कृति के तहत उन्होंने अपनी व्यवस्था, अपनी चीज़ों को हमारे ऊपर थोपने का काम किया। और जो अर्बन डेवलपमेंट है हमारा ज़रूर उससे प्रभावित हुआ और आज तक वो प्रभावित रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में जो बिहार सरकार की प्लानिंग है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मैंने कहा ना कि 2030 तक 30% का लक्ष्य डंके की चोट पर पूरा करके रहेंगे और सभी सुविधाओं के साथ पूरा करके रहेंगे। चाहे बिहार के अर्बन डेवलपमेंट को दिन रात काम करना पड़े तो काम करेंगे और इस लक्ष्य को हासिल करके ही छोड़ेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ आपको। और इसमें अगर आप तेज़ी के साथ पिछले अगर कुछ दिनों में देखें तो स्वच्छता में हमारी रैंकिंग तेज़ी के साथ बढ़ा है। गंगा किनारे वाले शहरों में आज पटना देश में 4थे नंबर पर है और पूरे देश के शहरों में हम 21वें नंबर पर पटना आज हमारा खड़ा है। हमने चकाचक पटना का नारा दिया था और हम आज उस पर काम कर रहे हैं, तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। कई शहर हमारे ODF प्लस में पिछली बार और इस बार की रैंकिंग में अगर आप देखें तो तेज़ी के साथ आगे आया है। जहाँ तक ठोस अवशिष्ट प्रबंधन का बात है, लीगेसी वेस्ट का, तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ इस सभागार में बैठे हुए सभी स्टूडेंट, फैकल्टी, जितने स्वजन, प्रियजन, भगनीगण हैं सबको कि लिख कर रख लीजिए 25-26 हम लोगों का अभी चल रहा है। 26-27 में बिहार में एक भी कूड़े का ढेर नहीं रहेगा, ये लिख कर रख लीजिए। इस पर हम काम करने जा रहे हैं और बड़ी प्लानिंग के साथ काम करने जा रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है जो मैंने यहाँ से कह दिया, इसके पीछे एक बड़ा संकल्प है और उस पर दिन रात हम काम कर रहे हैं। आपको जानकर अच्छा लगेगा। और चूँकि अभी तो मिश्रा साहब ने बहुत सारी बातें कही है, हमारे लिए टास्क भी है, हम उस पर काम भी करने वाले हैं। लेकिन अभी ठोस अवशिष्ट प्रबंधन का जहाँ तक सवाल है तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने पहला किसी राज्य को सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंतर्गत ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम के माध्यम से अनुदान देने का काम किया है। तो देश का पहला मॉडल बिहार बनने जा रहा है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है। और 514 करोड़ की लागत से अभी पटना के सभी 11 यूएलबी के कचरे को उठाकर यहीं बैरिया में प्रोसेसिंग करके, और कभी एक नेता होते थे देश के जो कहते थे आलू से सोना बना देंगे, लेकिन मैं डंके की चोट पर आपको कहना चाहता हूं मैं कचरे से बिजली बनाकर इसी पटना को देने वाला हूं। ये लिख कर रख लीजिए, इसी पटना को कचरे से बिजली बनाकर 15 वाट बिजली बनाकर देने वाले हैं। इसी पटना को 100 TPD बायोमिथेनेशन संयंत्र बना करके गैस देने वाले हैं और जो अपना जैविक खाद है इसी कचरे से देने वाले हैं और जो बच जाएगा वो लैंडफिल के लिए भी उसका इस्तेमाल करने वाले, ये सब के सब काम करने वाले हैं।
और मैं लेट स्टार्ट जरूर हुआ सर मिश्रा साहब, इस मिश्रा को बहुत लेट मिला ये जवाबदारी, तो मैं लेट स्टार्ट हुआ, लेकिन जब स्टार्ट हुआ तो जान लीजिए कि इतने दिनों के बाद बिहार में पहली बार पिंक बस सेवा अगर शुरू हुई महिलाओं के लिए, तो हमारा संकल्प था इस साल के बजट का, और उसको मैंने चालू करके दिखाया है। और पिंक टॉयलेट भी, माननीय मंत्री भारत सरकार बैठे हुए हैं, हमको कहा गया निर्भया फंड से हम पैसा देने वाले हैं पिंक टॉयलेट के लिए, लेकिन किसी कारण से बहुत सारा पैसा भारत सरकार दे रही है, निर्भया फंड से उसके लिए व्यवस्था नहीं बनी होगी, आप नहीं रहे तो नहीं बनी व्यवस्था, लेकिन राज्य सरकार के संकल्प से हम सभी जगह महिलाओं के लिए अलग से पिंक टॉयलेट बनाने जा रहे हैं। इस संकल्प को भी हम पूरा कर रहे हैं। तो हम तो गति पकड़ ही चुके हैं, थोड़ा रुक तो जाइए, देखिए आगे आगे होता है क्या। हम काम तो कर ही रहे हैं लगातार, अभी चुनावी बोर्ड में हम लोग आ गए हैं, लेकिन लगातार अगर आप देखिए तो मैं भारत सरकार को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज अटल नवीनीकरण शहरी परिवर्तन मिशन अमृत वन से कुल 65 योजना बिहार में संचालित हो रही, जिसमें हमने 63 को मान्यवर पूर्ण कर लिया है। बिहार पहला राज्य होगा कि जिसने लगभग 100% योजना अमृत का पूर्ण कर लिया है। इसके लिए भी वाहवाही बिहार को मिलनी चाहिए थी। और अभी अमृत 2 में जो हम लोग काम कर रहे हैं, 22 शहरों को पेयजल जलापूर्ति पर हम काम कर रहे हैं। जो आपने अभी बताया कि 24 आवर पानी हम किस प्रकार सप्लाई करें, उस पर हमने काम 22 शहरों में प्रारंभ कर दिया है कि हम पानी को बचाएंगे भी। मेरी भी चिंता है कि जब 2 ही टाइम पानी आता है तो ये स्वाभाविक है, मनुष्य का स्वभाव है कि बड़ा बड़ा टैंकर रखता है, बाल्टीन रखता है, डब्बा रखता है, कहीं शाम को नहीं आया तो क्या होगा, तो वो बड़े बड़े डब्बे में पानी भर लेता है, और शाम को जब फिर पानी आती है तो उसको पलट के फिर नया पानी भरता है, कहता है अब जो पानी आ रहा है हम ताज़ा पानी भर लिए। ये स्वभाव है, हम गांव के रहने वाले हैं, तो गांव के अंदर भी ये बात है कि ताज़ा पानी भरने का जो स्वभाव है, उसके कारण पर डे पानी वाटर लॉस हो रहा है। हम उस पर भी काम कर रहे हैं। हर हालत में हर घर तक 24 आवर पानी, ये कोई छोटा संकल्प नहीं है कि हम यहाँ बोल के जा रहे हैं और कल हम इसको पूरा कर लेंगे, ये कोई इतना आसान काम भी नहीं है। लेकिन 22 शहरों में हम अमृत 2 से इस पर काम कर रहे हैं, और हर घर तक पानी 24 घंटे देने का संकल्प लेकर के आज हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। 16 शहरों में सिद्धार्थ जी बता रहे थे कि बसे हुए शहर के अंदर एक नाला खोदना कितना कठिन काम है। हम 20 पहले कोई प्लानिंग नहीं थी, 15 फीट रोड पर हम अपार्टमेंट बना दिए। हमारा FAR होना चाहिए कम, हम ज़्यादा दे करके बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दिए। सारा का सारा सीवरेज उसी 15 फीट पानी 15 फीट रोड के नीचे के नाले से निकलना है। तो बिना प्लानिंग का, अर्बन प्लानिंग का जो शहर बसा है, उसका सीवरेज ठीक करना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन संकल्प लेके बिहार का अर्बन डिपार्टमेंट भारत सरकार के अमृत 2 योजना की मदद से अभी 16 शहर को हम सीवरेज सिस्टम उसमें बड़ी भारी भरकम राशि से उसको पूरी तरीके से ठीक करने की दिशा में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबका शिलान्यास भी कर दिया, कई जगह हमारा काम प्रारंभ भी है। और अगर आप देखें स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का, तो 21 जिलों में इस समय स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज पर हम काम कर रहे हैं। नमामि गंगे से अगर देखें तो कुल 24 गंगा शहर में 22 गंगा शहर इस समय हमारा STP से आच्छादित है। केवल 2 गंगा शहर डुमराव और जमालपुर में हम अभी प्रक्रियाधीन है, उस पर हम काम कर रहे हैं। बहुत जल्द बिहार का 24 गंगा किनारे का जो शहर होगा वो STP आच्छादित होगा। हम वाटर ट्रीटमेंट करके गंगा जी में डालेंगे। बिहार गंगा माता को दुखी करने वाला नहीं है, इस प्रकार का संकल्प लेकर हम बिहार के अंदर काम कर रहे हैं। और हाउसिंग के लिए, सबके लिए आवास शहरी, लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उस पर काम कर रहे हैं। शहर के अंदर आपको जानकर मैं माननीय मंत्री जी को का भी आभार प्रकट करता हूं कि आपके और माननीय केंद्रीय मंत्री जी के सहयोग से बिहार में 4 लाख से अधिक शहरी आवास इस समय दिया जा चुका है, और ये अन्य किसी भी राज्यों की तुलना में ज़्यादा है। इसके लिए हम सरकार का आभार प्रकट करना चाहते हैं। स्वनिधि की चर्चा हो गई,
हम मेट्रो युक्त शहर पटना को अब इसी महीने लास्ट तक बनाकर छोड़ेंगे, इस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। इसी महीने लास्ट तक ये सिद्धार्थ जी बैठे हुए हैं, बिहार में मेट्रो चले, पहला कैबिनेट नोट साइन करने वाले अर्बन के सेक्रेटरी के तौर पर एक बार जोरदार ताली इनके लिए बजा दीजिए। जिन्होंने जब साइन किया तो बिहार के कई लोगों ने, पदाधिकारियों ने कहा कि यह तो ऑटो का शहर है, यहाँ मेट्रो कैसे चलेगा। अरे जब दिल्ली के अंदर 90 फीट नीचे मेट्रो चल सकता है तो बिहार के अंदर 90 फीट नीचे या 80 फीट ऊपर मेट्रो क्यों नहीं चल सकता है। इस सोच को लाने वाले सिद्धार्थ जी ने 14 में पहली बार साइन किया, कभी अप कभी डाउन, कभी कैबिनेट में गया, वापस आया, फिर धक्का लगाया, कैबिनेट में गया, और आखिरकार 19 में, 14 में जो सपना मेट्रो का बिहार देखा था वो 19 में उसकी नींव डाली गई, और 24 में हमारा लक्ष्य था उसको पूरा करने का। लेकिन डेंस शहर होने के कारण कई जगह ज़मीन प्रॉब्लम, ये सब को झेलते हुए मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा उम्मीद है कि हम लोग इसी महीने लास्ट तक पटना को ज़रूर मेट्रो युक्त शहर बनाएंगे। और आने वाले दिनों में जो 32 किलोमीटर प्रायोरिटी रूट हम लोगों ने तय किया है, पूरे पटना के अंदर 27 तक हर हालत में 32 किलोमीटर प्रायोरिटी कॉरिडोर को चालू करने का काम हम लोग करने वाले हैं। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और परेशानी क्या हो रही थी हम लोगों को कि सर पूरी प्लानिंग है, जो पटना 30 का जो बात हो रही है अभी, ठीक है, मिश्रा जी ने कहा 47 तो हमारा लक्ष्य है, लेकिन हम छोटे छोटे, मैं थैंक यू कहना चाहता हूं आपके इस संगोष्ठी आयोजक को कि एक ही बार बड़ा लक्ष्य मत रखिए, बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्य में बांट करके अगर आप रखेंगे तो लक्ष्य को साधना आसान हो जाएगा। इसलिए मैं 30 तक की प्राथमिकता भी तय करना चाहता हूं बिहार के लिए, और बड़ी संजीदगी के साथ उस पर काम कर रहा हूं। कम समय मिला है, रेरा के भी साथी उसमें पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं। हमारे चेयरपर्सन अभी विवेक जी यहाँ नहीं हैं, सभी साथी यहाँ आए हुए हैं, सभी लोग मिल करके उस पर बहुत संजीदगी के साथ हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में, हमारे पास तो पॉलिसी ही नहीं थी, हम लोग तो बेईमानी की बात कर रहे थे, कई बार कहते थे अर्बन प्लानिंग कर लिए। अर्बन प्लानिंग करेंगे कैसे जब हमारे पास लैंड एक्विजिशन का पावर नहीं है, उसके लिए कोई ठोस पॉलिसी नहीं है। तो अभी जब मैं अर्बन का मिनिस्टर बना तो अभी लैंड पूलिंग पॉलिसी लाया। बिहार में भूमि अधिग्रहण में बहुत दिक्कत होती थी, हमारी सड़कें नहीं बन पाती है भूमि अधिग्रहण के चक्कर में, तो हमने लैंड पॉलिसी अभी लाया कई राज्यों का अध्ययन करके। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार की लैंड पूलिंग पॉलिसी वर्तमान में देश का सर्वोत्तम सबसे अच्छा लैंड पूलिंग पॉलिसी है। और इसकी बदौलत जो अभी हो रही थी बात, हम जब दूसरे विभाग के मंत्री थे, जब विधायक थे, अक्सर सुनते थे सैटेलाइट सिटी। हम कहे ये क्या होता है भाई सैटेलाइट सिटी। जब विभाग के अंदर आया तो मैंने अधिकारियों से पूछा ये सैटेलाइट सिटी क्या है, तो उन्होंने सैटेलाइट सिटी का जो थीम जो बातें बताई, मुझे लगा कि बिना लैंड पूलिंग पॉलिसी का ये संभव ही नहीं है। और फिर मैंने पहला टास्क लिया कि लैंड पूलिंग पॉलिसी इसके लिए बिहार का अपना हो। और आज मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार के कैबिनेट ने लैंड पूलिंग पॉलिसी बना दी है। आने वाले दिनों में जो 9 प्रमंडल है बिहार का, उसमें सैटेलाइट सिटी बनाकर छोड़ेंगे। और 30 के पहले इसकी पूरी तैयारी करके हम कई शहरों को, 9 शहरों को प्रथम चरण में इसके लिए जरूर लेने का काम करेंगे। इसके लिए विभाग दृढ़ संकल्पित है, ये सारे के सारे काम हम कर रहे हैं। और अभी हम लोग स्मार्ट सिटी बनाए, आपको कभी अवसर मिले, मैं कहना चाहता हूँ राणा जी और अपने कुमोद जी को कि यहाँ के बच्चों को भी कभी ले जाके हमारा कंट्रोल कमांड दिखाइए, जिसकी चर्चा कर रहे थे अभी मिश्रा जी, कि ICCC को ले जा करके दिखाइए। देश के कई राज्यों से बेहतरीन ICCC पटना ने बनाया है, और पूरे पटना पर हमारी नज़र एक एक पल रहती है। और जो छूट गया, ये अद्भुत काम करने जा रहा है बिहार। जो गली मेरा छूट गया, जहां हमारा कैमरा 360 नहीं है, जहां मॉनिटर नहीं कर सकते हैं, कल ही मैंने एक नगर नेत्र निकाला है।
जो हमारा स्कूटर में 360 डिग्री कैमरा होगा, जो हर गली में दिन में 4 से 5 बार जाएगा। पटने के चप्पे चप्पे पर हमारी नज़र होगी और नगर नेत्र के माध्यम से एक एक पल, एक एक क्षण वो खुद ही कैमरा, कहीं पर अगर वो वेस्ट पड़ा हुआ है तो उसका फोटो लेके हमारे कंट्रोल कमांड को देगा। कहीं पर सीवरेज लीक है, कंट्रोल कमांड को देगा। ये सब काम शायद पटना पहला शहर होगा जो देश के अंदर इस नगर नेत्र को लाया है, और हर जगह इसके तहत हम लोगों के ऊपर गलियों में हर जगह निगरानी रखेंगे। इस प्रकार के सारे काम आने वाले दिनों में हम लोग इसको करने जा रहे हैं। और अभी जो 4 स्मार्ट सिटी है, मैडम आके खड़ी हो गई तो मुझे लग रहा है कि अब मुझे अपनी बात ख़त्म करनी है। तो हम लोग तो इशारा समझ जाते हैं, पॉलिटिकल आदमी हैं, तो अंदर से सीधा धरफड़ा के आई और यहाँ के खड़ी हो गई। तो मुझे लगा जो मेरी घंटी अब बज गई है, मेरी छुट्टी हो गई, अब मुझे जाना चाहिए। लेकिन जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसका एक बात मैं शेयर करके जाना चाहता हूँ कि जितना स्मार्ट सिटी और बड़ा शहर है, हम रिंग रोड बनाकर स्पोक मॉडल में उसको सेक्टर में डिवाइड करके नए शहर को, ये कोई चुनौती नहीं है कि पुराने शहर को हम क्या करेंगे। पुराने शहर को उठा के हम कहीं फेंक नहीं सकते हैं, वो हमारे लोग हैं, बस गए तो बस गए। अर्बन प्लानिंग के तहत हम उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे सकते हैं हम देने का प्रयास करेंगे। लेकिन उनको हम लालच में ज़रूर लाएंगे कि आप यहाँ रह रहे हैं तो आपकी ये हालत है, आप यहाँ रहेंगे तो आप गुड़गांव नोएडा मॉडल में आ जाएंगे। तो हम इस प्रकार पूरा सिटी प्लान कर रहे हैं कि रिंग रोड बनाकर स्पोक मॉडल में सेक्टर डेवलप करके कमर्शियल से लेके एक एक चीज़ वहाँ बसाएंगे और वहाँ ले जा करके उनको नया शहर दिखाएंगे। और हम समझते हैं कि शहर के भीड़ को भी वहाँ ले जाने में ये विभाग आने वाले दिनों में सफल हो जाएगा। इस प्रकार की प्लानिंग लेकर के हम चल रहे हैं और आने वाले दिनों में जो भी योजना अभी हमने आपके समक्ष रखा है, ऐसा नहीं है कि मैंने केवल भाषण के तौर पर कहा है। अभी तक जितनी बातें हमने कही है, मैं जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि इन सारे काम पर विभाग ने होमवर्क करके रख लिया है। चुनाव बाद सीधा हम लोग इसके ऊपर काम करने वाले हैं। इस संकल्प के साथ हम विभाग को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा उम्मीद है कि यहाँ से पास आउट जो बच्चे हो रहे हैं उनका पूरा सहयोग आने वाले दिनों में बिहार को मिलेगा, बिहार के नीति निर्धारण में मिलेगा। और मैं आपको आग्रह भी करना चाहता हूँ मंचासीन सभी महानुभाव से लेकर के सभागार में उपस्थित सभी स्वजन प्रियजन भगिनीगण से कि अर्बन को लेकर कोई भी आइडिया आए तो जरूर विभाग के साथ शेयर करिएगा। इन्हीं आग्रह के साथ मनुष्य रूप में उपस्थित सभी भगवान को प्रणाम करते हुए, स्त्री रूप में उपस्थित सभी देवियों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Truly grateful to you, sir, for your insightful address. Your vision has given us valuable direction as we begin this important dialogue. It is indeed our honor and privilege to welcome Shri Tokhan Sahu Sir, Honorable Minister of State, Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India. We are truly delighted to have him with us to deliver the presidential address for the program. Ladies and gentlemen, please join me in extending a warm round of applause to welcome him. बिहार अर्बन संगोष्ठी के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में विराजमान, जिनकी बातों को आप सबने भी सुना, बिहार के शहरों को एक नई दिशा देने वाले, नई ऊर्जा के साथ हम सबके बीच में विराजमान आदरणीय मंत्री श्री जीवेश मिश्रा जी हम सबके बीच में विराजमान हैं। हमारे आयुक्त श्रीमान सिद्धार्थ जी, महुआ के पूर्व सचिव सम्माननीय श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी, जिनको एक लंबा अनुभव है महुआ में,
और विस्तार से अपनी बातें आप सबके सामने में रखने वाले सम्मान्य मिश्रा जी, श्री अभय सिंह जी, रेरा के हमारे अधिकारी संजय कुमार सिंह जी, श्री अलख नारायण शर्मा जी, श्री कवि जैन जी, डॉक्टर राणा सिंह जी, श्री कुमुद कुमार जी, श्री आनंद अय्यर जी, श्री प्रभात कुमार जी, श्रीमान आस्था जोशी जी, श्री विभास कुमार जी, श्री सुशील कुमार जी, श्री राजीव कुमार जी, श्रीमान निखिल जी, इस संस्थान में उपस्थित, सभागार में उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, हमारे भाई बहन और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए चंद्रगुप्त संस्थान के सभी अधिकारियों का और निखिल जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहूँगा, जिन्होंने यहाँ बुलाया और इस समृद्ध मंच से मुझे बोलने का और यहाँ पर आने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। एक ऐसे विद्वान हमारे पूर्व सचिव रहे मिश्रा जी, जिनको एक लंबा अनुभव है, और आदरणीय जीवेश मिश्रा जी यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। मुझे इस संगोष्ठी में आकर के बेहद प्रसन्नता हो रहा है। ये माता सीता की जन्मभूमि है और मैं माता कौशल्या की धरती छत्तीसगढ़ से आया हूँ, इसलिए हमारी रिश्ता बहुत प्रगाढ़ है। आप भगवान राम के ससुराल वाले हैं और मैं भगवान राम के ननिहाल वालों से हूँ। हम भगवान राम को अपना भांजा मानते हैं, तो एक कितनी प्रगाढ़ रिश्ता है। और आज आप सब लोगों के बीच में मुझे आने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। देखिए, इस संगोष्ठी में बहुत विस्तार से चर्चा हमारे सभी अतिथियों ने किया। मैं नियम योजनाओं के बारे में सारी बातें, सारी चर्चाएं आप सब लोगों के बीच में हुआ है। ये जो संगोष्ठी है, ये केवल चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये बिहार के सपनों को साकार करने के लिए एक मंच है। और यह अर्बन बिहार 2030 यह हमारे लिए ये कल की आहट है, हमारे सपनों की उड़ान है, और इस सपनों की उड़ान को हम सब मिल करके पूरा करेंगे। और मंत्री जी ने बहुत विस्तार से सरकार की कार्य योजनाओं के बारे में आप सबके सामने अपनी बातें कही। मित्रों, मैं ये सोच रहा था कि बिहार तो भारत की आत्मा है, बिहार की बहुत गौरवशाली परंपरा है, एक गौरवशाली इतिहास है। बड़े सम्मान के साथ हम बिहार के योगदान को कहीं भी किसी मंच के सामने कह सकते हैं, इसलिए हमें उस अतीत को भी याद करनी चाहिए। बिहार माता सीता की जन्मभूमि है, इसी धरती के गर्भ से माता सीता ने जन्म लिया और एक आदर्श नारी का चरित्र प्रस्तुत किया। बिहार जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया और दुनिया को शांति का संदेश दिया। बिहार वो भूमि है जहाँ भगवान महावीर ने सत्य और अहिंसा का मार्ग हम सबको दिखाया। बिहार गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि है, जहाँ पाटन देवी माता विराजमान है। ऐसे महान आत्माओं का यहाँ पर जन्मभूमि है। और बिहार का महत्व केवल अतीत में नहीं है, बल्कि यदि हम वर्तमान को भी देखें तो पूरे देश भर के लोग बिहार में पिंड तर्पण के लिए आते हैं, अपने पितरों को तर्पण करते हैं, पिंड दान करते हैं। इसलिए बिहार का वर्तमान में भी गौरवशाली परंपरा है। और इसीलिए मुझे याद आ रहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कहा है कि ये वंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है और कंकर कंकर शंकर है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इस भारत भूमि के लिए। मुझे अटल जी की वो पंक्तियाँ याद आ रही है, यहाँ गंगा मैया विराजमान है, यहाँ फल्गु नदी हम सबको मोक्ष देने वाली नदी विराजमान है। इसलिए बिहार की बहुत गौरवशाली परंपरा है, बहुत गौरवशाली इतिहास है। और बिहार की हमारी भाषाएँ, यहाँ मैथिली, मेरी छोटी बहन का नाम मिथिला है, और हमारे दादाजी ने इसीलिए सोच करके रखा था कि मिथिला से ही प्रेरणा लेकर के मेरी छोटी बहन का नाम मिथिला है।
यहाँ की भाषाएं मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका, इसने साहित्य और संगीत की धारा को समृद्ध किया है। मिथिला की पेंटिंग यानी मधुबनी कला ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का नाम रोशन किया है। दोस्तों, आज बिहार भी तेजी से प्रगति कर रहा है। सड़क के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में एक नए कदम बढ़ रहे हैं। गांव और शहर मिलकर एक नए भविष्य का निर्माण हो रहा है। मित्रों, शहर हमारी आर्थिक प्रगति के जीवंत इंजन है। अगर हमें अपने राष्ट्र को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है और लाखों करोड़ों युवाओं के लिए सम्मानजनक रोजगार के अवसर सृजित करने हैं, तो इसका मार्ग सुनियोजित, टिकाऊ और हृदय स्पर्शी शहरीकरण से ही गुजरता है। इसलिए हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का विश्वास है कि अच्छी योजना से ही अच्छे परिणाम निकलते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, मिशन अमृत योजना, स्मार्ट सिटी योजना और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजना इसी सोच का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और उन सभी योजनाओं के बारे में हमारे आदरणीय मंत्री मिश्रा जी ने और पूर्व सचिव मिश्रा जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है। आज बिहार जो अपनी ग्रामीण आत्मा के लिए जाना जाता था, आज एक नए युग की दहलीज पर खड़ा हुआ है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जैसे हमारे प्रमुख शहर तेजी से परिवर्तन की बहार में बह रहे हैं। परंतु हमारे इस विकास यात्रा में कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां ये हैं कि हम सब ने महसूस किया है कि पिछले 1.5 से 2 दशकों में कि शहरीकरण का प्रभाव तेज़ी से बढ़ रहा है। लोग रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए शहरों की ओर रुख करते हैं। और जब गांव की आबादी शहरों की तरफ आती है तो शहरों की चुनौतियां भी बढ़ती है। उन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेक मिशन लागू किए हैं, अनेक मिशन चलाई गई है। हम उन मिशन के माध्यम से राज्यों को मदद करते हैं। और ये जो चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों के सामने हमें विश्वास है कि इन चुनौतियों से बड़ा हमारा अडिग संकल्प और हमारी बिहार की युवा शक्ति है। और युवा शक्ति ही हमारी असली पूंजी है। और इन आप जैसी युवा शक्तियों के माध्यम से हम उन चुनौतियों का सामना करेंगे। मैं इस अवसर पर उपस्थित सभी युवा साथियों का भी अभिनंदन करना चाहूँगा कि आप सबकी ऊर्जा से, आप सबकी मेहनत और उद्यमिता से हम उस सब लक्ष्य को पूरा करेंगे। और यदि हम चाहते हैं कि हमारा शहर 2030 तक स्वर्णिम शहरों के रूप में जाना जाए, तो इसके लिए 2, 3, 4 बातें ही मैं निवेदन करना चाहूँगा। ये स्वर्णिम भविष्य और स्वर्णिम शहर के रूप में यदि हम देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे शहरों को, हमारा शहर हो आधुनिक और स्मार्ट हो, जिसके पीछे हमारा उद्देश्य होता है कि जहाँ हर सेवा डिजिटल और सुलभ हो। हमारा शहर स्वच्छ और हरित हो, यानी हरियाली ही हमारे शहरों की पहचान हो। हमारा शहर समावेशी हो, अर्थात जहाँ कोई पीछे ना छूटे और सबको समान अवसर मिले। हमारा शहर सुरक्षित हो, जहाँ हर नागरिक सम्मान और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। हमारा शहर शिक्षा, कौशल और उद्योग का केंद्र हो, जहाँ युवा अपने सपनों को साकार कर सके। हमारा शहर अपनी संस्कृति और विरासत से जुड़ सके, जो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़कर आधुनिकता को अपनाए। हमें ऐसा शहर चाहिए। हमारा अटूट सपना है स्मार्ट, स्वच्छ, सुरक्षित, समावेशी और संस्कृति से जुड़े हुए यही शहर, यही आदर्श, यही आत्मनिर्भर और अभिमान से भरा हमारा बिहार होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस बात को हमेशा बोलते हैं कि हमारा भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में जाना जाए, तो एक विकसित राष्ट्र के रूप में जानने के लिए एक विकसित बिहार होना चाहिए, एक विकसित हमारा शहर होना चाहिए। और ये केवल हमारे लिए भाषण की विषय नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक कठोर मेहनत है, कठोर तपस्या है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा यह शहर, हमारा बिहार आगे बढ़े। जब विकसित बिहार होगा तो विकसित राष्ट्र होगा
और इसी ध्येय को लेकर के हम सब लोग काम कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर के इसी दिशा में हम सामूहिक प्रयास करेंगे। हम सब मिलकर एक ऐसा बिहार बनाएंगे जो अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करे, जो अपनी संस्कृति को सहेजे और जो अपने स्वर्णिम भविष्य को पूरे आत्मविश्वास और अदम्य साहस से गले लगाए। यह सपना हमारा है और इसे साकार करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इसलिए मैं सभी युवा शक्ति का आह्वान करता हूं कि हम सब लोग आगे आकर के जो हमारे सपने हैं उन सपनों को साकार करने के लिए हम सब मिल करके काम करेंगे। आप सबके बीच में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। एक लंबी चर्चा आप सबने सुना है और आप सब लोग दिन भर आज सुनेंगे। उन सभी अनुभवों को सुन करके हम सब उसी दिशा में आगे अपने बिहार को, अपने शहरों को ले जाने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः इस मंच के माध्यम से आप सबका अभिनंदन करते हुए, आप सबका स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय बिहार। May I request Mr. Kumod Kumar, Chief Administrative Officer, CIMP, to deliver the vote of thanks for the inaugural session. Respected dignitaries, distinguished guests, faculty colleagues, dear students, ladies and gentlemen. On behalf of Chandragupta Institute of Management, Patna, and the Center of Urban Studies, it is my great honor to extend the vote of thanks at the close of this inaugural session of the Bihar Urban Symposium 2025. At the outset, I convey our heartfelt gratitude to our chief guest, Sri Tokhan Sahu Sir, Honorable Minister of State, Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, for his gracious presence and inspiring presidential address. Our sincere thanks to Sri Jivesh Kumar Sir, Honorable Minister, Urban Development and Housing Department, Government of Bihar, for his special address and continued encouragement to our initiatives. We are deeply thankful to Dr. S. Siddharth Sir, Development Commissioner Bihar, for outlining Bihar's urban future roadmap with such clarity and vision. A special word of gratitude to our keynote speaker, Sri D.S. Misra Sir, former Secretary, Minister of Housing and Urban Affairs, Government of India, and former Chief Secretary, Uttar Pradesh, for his thought-provoking keynote address. We also thank Sri Sanjay Kumar Singh Sir, Inquiry Commissioner, RERA Bihar, for sharing the vital role of RERA in Bihar's growth story, and Sri Anand Iyer, Chief Policy and Insight Officer, Janagra, for providing an insightful context for today's deliberations. Our deep appreciation goes to our Director, Dr. Rana Singh Sir, for his inspiring welcome address and constant guidance. I also extend warm thanks to all our distinguished guests who have joined us from across the country, adding weight and wisdom to this symposium. A very special thanks to our partners, RERA Bihar and UNICEF, for their collaboration and support in making this event possible. My heartfelt gratitude to our faculty members, officers, staff colleagues, and dear students of CIMP for their tireless effort in organizing this program, and to the media fraternity for amplifying our message to society. Finally, I thank each participant present here today for your engagement and commitment. Your presence makes this symposium truly meaningful. With these words, I once again express our collective gratitude. May these deliberations of the symposium pave their way for a stronger and sustainable urban future for Bihar. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir.